नमस्कार बच्चों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम लोगों ने 15 अगस्त के अपने कार्यक्रम में ये पंक्तियां पढ़ी थी ना। ये पंक्तियां किसकी हैं आप लोग जानते हैं? ये पंक्तियां हमारे बहुत मशहूर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे तब उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी, और बाद में ये पंक्तियां इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनके बाद भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को इन पंक्तियों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, इन पंक्तियों को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ जो हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा में मेरी माँ एक हिस्सा है। मेरी माँ में उन्होंने अपनी माता के लिए लिखा है और अपनी माता से अपने संबंधों के बारे में उसका वर्णन किया है। तो जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है मेरी माँ, जो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से लिया गया है। इस पाठ के अंत में मैं और आप, मतलब हमारी पूरी कक्षा, विभिन्न अवसरों और संदर्भों में कही जा रही बातों को अपने शब्दों में कह सकेगी। बच्चे यानी आप लोग, मतलब कक्षा, अपनी मां को के बारे में सुंदर व्यवस्थित तरीके से लिख सकेंगे। अब बच्चों, आप लोग सोचते होंगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे जो पुराने लोग थे वो क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कौन लोग थे जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी थी, उनके बारे में परिचय है। तो इस पाठ में हम हमारे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानेंगे। हम उनके व्यक्तित्व विकास में उनकी माताजी के योगदान के बारे में जान सकेंगे। आप लोगों को पता है बच्चों, जितने भी बहुत बड़े महान लोग हुए हैं उनके व्यक्तित्व के विकास में उनकी माँ का बहुत योगदान होता है। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। तो इस पाठ में हम ये जानेंगे कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी जो एक क्रांतिकारी थे, उनके क्रांतिकारी बनने में, उनके देश प्रेमी बनने में, उनके देश सेवा के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने में उनकी माताजी का क्या योगदान था। हम उस समय के समाज की परिस्थितियों से परिचित होंगे। बच्चों, साहित्य जो है, जो भी कुछ लिखा गया है, लिखने का उद्देश्य, लिखे हुए पढ़ने का उद्देश्य होता है कि हम तत्कालीन समाज की परिस्थितियों से परिचित हों। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। जो भी कुछ लिखा पढ़ा गया है उसमें उस समय का पूरा समाज वर्णित होता है। तो जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तब हम उस समय के समाज की परिस्थितियों से परिचित हो सकेंगे। जैसा कि हम हमेशा कोई भी पाठ अपने जब साहित्य में या अपनी भाषा की पुस्तक में पढ़ते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते समय हम सबसे पहले उसको लिखने वाले के बारे में जानते हैं। तो ये पाठ तो आत्मकथा से लिया गया है। तो आत्मकथा तो वही व्यक्ति लिखेगा जिसके बारे में वो पाठ है। तो इस पाठ के लेखक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 4 जून सन 1897 ईस्वी को मैनपुरी में हुआ था। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के भी धनी थे। साहित्यिक रुचि के धनी थे तभी तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। सफल रचनाकार थे। उन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं, अब हम तो वैसे राम प्रसाद बिस्मिल को एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं। उनकी जो प्रसिद्धि है वो क्रांतिकारी के बारे में है, लेकिन हम इनकी आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं। तो
इनकी जो प्रमुख रचनाएं, फिर हम उस लेखक के बारे में जान रहे हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निज जीवन की छटा, यानी उनकी अपनी स्वयं की आत्मकथा, मन की लहर। मन की लहर उनका कविता संकलन है जिसमें उनकी लिखी हुई कविताओं का संग्रह किया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये एक कविता है। इस तरह की अनेक कविता देश प्रेम की और बहुत सामाजिक कुरीतियों पर तमाम विषयों की जो उनकी रचनाएं हैं वो मन की लहर कविता संकलन में संकलित हैं। बोल्शेविकों की करतूत उनका एक उपन्यास है। कैथोराइन उनकी जीवनी है। ये उनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी उनका एक बहुत बड़ा रचना संसार है। अब बच्चों हम विधा के बारे में बात करेंगे। जैसे साहित्य की अनेक विधाएं हैं, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, तो इसी तरह आत्मकथा भी साहित्य की एक विधा है। अब जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब हम साहित्य की एक बहुत बड़ी दुनिया से परिचय होगा। तो जैसे जो भी कुछ लिखा जाता है गद्य में, कविता में तो जो लिखा जाता है वो काव्य हो जाता है, लेकिन गद्य साहित्य में अनेक चीज़ें लिखी जाती हैं। अनेक चीज़ें जैसे लिखी जाती हैं तो उनको अलग अलग श्रेणियों में उनको श्रेणीबद्ध किया गया है, अलग अलग श्रेणियों में उन्हें विभाजित किया गया है। तो ये रचना जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है आपको पता है? बिल्कुल, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर बात की थी कि ये रचना शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा में से ली गई है। ठीक, किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती है। हम लोग बहुत बार किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, जो अपने जीवन में किसी घटना का या किसी जगह का किसी चीज़ का वर्णन करता है तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो जो आत्मकथा है वो भी संस्मरण से मिलती जुलती है, लेकिन उससे थोड़ी भिन्न होती है। भिन्न किस तरह से होती है? जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। आत्मकथाएं जो होती हैं उनके सेंटर में लेखक खुद को रखता है और जो भी लिखता है, मतलब वो जो भी आत्मकथा लिखता है वो उसका लेखक हुआ और वो स्वयं उसके केंद्र में होता है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। इनमें लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है। आत्मकथा जब हम लिखेंगे अपने बारे में तो हम अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही लिखेंगे ना, सकारात्मक चीज़ें ही लिखेंगे, या हम वही लिखेंगे जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसलिए आत्मकथाएं बहुत विश्वसनीय नहीं होती हैं। विश्वसनीय इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हम स्वयं के बारे में लिख रहे होते हैं और स्वयं के बारे में लिखे हुए तथ्यों को हम छुपा भी सकते हैं या फिर कुछ मात्रा में असत्य वर्णन भी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात भी है, छुपाना दो तरह से होता है। एक तो छुपाना होता है कि सच ना बोलना, और दूसरा छुपाना होता है कि वो कुछ बोलना और कुछ पर चुप रह जाना, कुछ ना कहना। तो इस तरह से लेखक जो है अपनी आत्मकथाओं में अपने सत्यों को छुपा लेते हैं। एक और आत्मकथा से व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों तथा तत्कालीन समाज के बारे में पाठकों को जानकारी व मनोरंजन मिलता है, तो दूसरी ओर इतिहासकार आत्मकथाओं की जानकारी को स्वयं में मान्य नहीं ठहराते और सदैव अन्य स्रोतों से उनमें कही गई बातों को पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात इसलिए कही गई है कि जो भी आत्मकथा, जैसे कई बार आगे भविष्य के लिए जब हम उदाहरण लेते हैं, जब हम उदाहरण के लिए कोई किसी बात का, किसी घटना का, किसी परिस्थिति का प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम किसी की आत्मकथा को प्रमाण के रूप में नहीं रखते, क्योंकि उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इतिहासकार हमेशा उसमें जो बातें कही गई हैं उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से करना आवश्यक समझते हैं अथवा करने की सलाह देते हैं। अब लेखक की बात हो गई और विधा की बात हो गई। किस विधा में है ये जो हम रचना पढ़ने जा रहे हैं? यस, वेरी गुड। ये आत्मकथा
शैली में लिखी गई लेखक की स्वयं की आत्मकथा है, जिससे ये अंश लिया गया है। अब अपनी एक कक्षा में किसी की पूरी आत्मकथा तो पढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन ये जो आत्मकथा है ये बिस्मिल की आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा है जो उन्होंने अपनी माता के बारे में लिखा है। तो ये छोटा सा उसका एक नमूना है जो उन्होंने उसको लिखा है, उसको मैंने थोड़े से कम शब्दों में लिखा है। तो पहले हम यहाँ पूरा पाठ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जान लें कि उसमें उस पूरे पाठ में क्या लिखा है जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। अब देखिए इसमें हमें ये पता चलता है, जैसे किसी भी साहित्य, मैंने पहले बताया ना साहित्य समाज का दर्पण होता है, और किसी भी आत्मकथा अथवा जीवनी अथवा संस्मरण से लेखक के जीवन के बारे में सही तथ्यों का पता चले या न चले, लेकिन तत्कालीन समाज की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में जैसे इसमें पहली ही लाइन लिखी है कि बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। अब इसमें हमने एक महत्वपूर्ण बात ये जानी कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। ये हमें उस समय बिना कहे, अब लेखक ने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन जब बिस्मिल ये लिखते हैं कि माँ 11 वर्ष की उम्र में ही विवाहित होकर अपनी ससुराल आ गई थी, तब ये पता चलता है कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। आगे लिखते हैं कि बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया था। अब इससे यह भी समझ में आता है कि उनकी माँ जो है वो स्कूल नहीं गई थी, यानी उस समय स्त्रियों का स्कूल जाना सामान्य बात नहीं थी। उनकी माँ शिक्षित नहीं थी और जो शिक्षा उनकी हुई वो घर पर हुई। इसका मतलब लड़कियों की शिक्षा घर पर भी हुआ करती थी। उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और उनकी माँ ने पहले अपनी सहेलियों से देवनागरी लिपि सीखी, पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने बिस्मिल को और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना घर पर शुरू कर दिया था। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी बहुत सारे महान लोग हैं, जैसे शिवाजी राजे, जो बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में या उनके महान बनने में उनकी माता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें भी यही है कि बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकट के समय बिस्मिल को वो अपनी प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रहती थी। जब भी कठिन समय आया तो उन्होंने बिस्मिल को कभी डिस्करेज नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। उन्होंने बिस्मिल को हमेशा प्रोत्साहित किया कि तुम कर सकते हो, या ये मुश्किल समय है निकल जाएगा, या जिस तरह से वो उनको सही लगता था, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रेम भरी वाणी से उन्हें सांत्वना दी जिससे वे धैर्यशील बन सके। जब हमें लगातार प्रेम पूर्वक कोई चीज समझाई जाती है तो हमें धीरज बढ़ जाता है, ऐसा उनकी मां समझती थी और इस तरह उन्होंने बिस्मिल के व्यक्तित्व का निर्माण किया। बिस्मिल की इच्छा थी कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा उन्हें ऐसी ही माता दे जिनके चरण कमलों को प्रणाम करके वे देश सेवा में शांतिपूर्वक प्राण त्याग सकें। बिस्मिल ने हम सभी जानते हैं कि मैंने आपको इसके पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि बिस्मिल ने देश सेवा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। तो ये जब उन्होंने अपनी देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे, तब उस समय उनकी माँ का दिया हुआ धीरज, उनकी माँ की दी हुई सीख ही उनके काम आई और इसी कारण वो अपने जीवन में जो उनका विकास हुआ था, उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ था, या उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया था उसके लिए अपनी माँ को उसका उन्होंने श्रेय दिया। ये तो हमारी कहानी थी। अब इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द तो जरूर रहे होंगे जिनसे आपका अपरिचय होगा। जैसे लिखा जाता है ना कठिन शब्द, तो कठिन तो कुछ होता ही नहीं है। कठिन और सरल शब्द, कठिन सरल कैसे हो सकते हैं? शब्द या तो परिचित हैं या अपरिचित हैं। तो ये जो अपरिचित शब्द हैं, नए शब्द, हो सकता है आप इनसे परिचित भी हों, लेकिन पिछले पाठों में ये शब्द नहीं आए थे, ये नए शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं। तो हम ये मानेंगे कि ये शब्द, हाँ, इससे हम अपरिचित हैं।
तो आपके पास जितने और अपरिचित शब्द किताब में हैं उसको आप नोट करेंगे और मैं उसका अर्थ आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने अपने हिसाब से आपसे आपके जो अपरिचित शब्द हैं उनको यहाँ पर नोट किया है और इनका हम अर्थ जानेंगे। यह है नितांत। नितांत का अर्थ है एकदम, बिल्कुल, मतलब एकदम। कोई चीज ऐसे होती है जो थोड़ी सी समान होती है, कोई चीज एकदम समान होती है और कोई चीज एकदम भिन्न होती है। तो नितांत का मतलब है एकदम भिन्न होना, जिसमें कोई समानता ना हो, बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल एकदम अलग होना, वो है नितांत। सदृश, सदृश का अर्थ है समान। जैसे नितांत का है एकदम, वैसे ही सदृश का अर्थ है समान। समान मतलब उसके जैसा ही होना। जैसे ये हाथ मेरा इस हाथ के सदृश है, बिल्कुल एक जैसा ही है ना, ऐसे ही इसका अर्थ है सदृश। अक्षरबोध, अक्षरबोध का अर्थ है वर्ण ज्ञान। मैंने पिछले जो अभी सारांश पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ना कि उनकी माँ ने अक्षरबोध कराना शुरू कर दिया था। तो जो आपकी वर्णमाला है, जो वर्णों का ज्ञान है, जैसे आप जब पहली कक्षा में आते हैं तो पढ़ते हैं ना क ख ग घ, ये हमारी 12 खड़ी या ये हमारी वर्णमाला है। तो उससे जो हमारा परिचय होता है उसे अक्षर बोध कहा जाता है। इसी तरह अवलोकन, अवलोकन का मतलब देखना या निरीक्षण करना। जैसे आप परीक्षा दे रहे होते हो तो मैं घूम घूम कर देख रही होती हूँ कि किसी को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उसको क्या क्या कहते हैं, अवलोकन करना। वार्तालाप, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। जैसे हम लोग अभी आपस में मैं आपके साथ इस पाठ को पढ़ाते हुए भी वार्तालाप भी कर रही हूँ। मैं जब भी कोई बात पूछती हूँ तो आप उसका उत्तर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वार्तालाप। मेजनी, मेजनी जो है वो 1805 में इटली में जन्मे एक बहुत महान देशभक्ति और क्रांतिकारी थी। मेजनी शब्द इसमें आया हुआ है अपने पाठ में कि उनकी माँ किस तरह से उनको वो करती थी, उनकी मदद करती थी, उनकी सहायता किस प्रकार करती थी। तो इस प्रकार करती थी जैसे मेजनी की माँ करती थी। तो ये प्रश्न होता है कि ये मेजनी कौन है। तो मेजनी 1805 ईस्वी में इटली में जन्मे बहुत महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। शब्दार्थ 2, निर्वाह। निर्वाह का मतलब होता है पूरा किया जाना। उसके बाद गुजारा, पूरा किया जाना या गुजारा। जन्मदात्री, जन्म देने वाली। जन्मदात्री कौन होती है, मां। परिशोध, ऋण आदि का भुगतान। और ऋण का मतलब है ऋण चुकता करना। जैसे आपने किसी से कोई सामान लिया और फिर उसको जैसा लिया था वैसा ही वापस करना, और ऋण होना होता है। अवर्णनीय, जो वर्णन करने योग्य ना हो, जिसका हम वर्णन ना कर सकें। संलग्न, चिपका हुआ या लगा हुआ। कोई चीज, जैसे अब ये मेरे हाथ में है, कोई चीज उसमें एकदम बिल्कुल सट कर रखी हो तो उसको कहेंगे संलग्न, जो उसके साथ एकदम लगी हुई हो। सांत्वना, ढांढस बंधाना या तसल्ली। जैसे आपका कोई दोस्त गिर जाए और आप उसको उठा करके उसको बोलें कि हाँ ठीक है, चुप हो जाओ, तो ये होता है सांत्वना देना, ताकि आप किसी को ढांढस बंधा रहे हो। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा या लोभ। तो तृष्णा ऐसी होती है ना, जैसे बहुत मन हो रहा है कि अभी चॉकलेट खा ली जाए और अभी हमारे इस समय चॉकलेट नहीं है, तो उसको पाने की जो इच्छा है वो तृष्णा कहलाती है। विचलित, विचलित का अर्थ है अस्थिर अथवा चंचल। जैसे कोई काम करते हुए आपका मन हो इसे करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, तो ये जो स्थिति होती है अस्थिर होने की, इसे क्या कहेंगे, विचलित होना। तो ये हमारे हो गए अपरिचित शब्दों से हमारा परिचय। अब ये हमारे जो पाठ हैं, इन पाठों से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं पाठ से? पाठ से प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं, पाठों के प्रश्नों पर इसलिए बात करते हैं ताकि इन प्रश्नों के माध्यम से ही हमारा एक झटपट का रिकैप हो जाए। तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह तृष्णा क्या थी? अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धा पूर्वक मां के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। उन्हें अपनी मां की सेवा का अवसर नहीं मिला था ना, कम उम्र में ही उनका जीवन खत्म हो गया था, इसलिए उनके जीवन में ये तृष्णा बनी हुई थी।
उसके बाद प्रत्यय। ये हमारे जो कुछ शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर उनके सामने लिखिए। अब जैसे धृष्टता जो शब्द है, तो धृष्ट, तो ये एक शब्द है जिसका अर्थ है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। वर्णनीय, वर्णन में ईय प्रत्यय। कलंकित, कलंकित में इत प्रत्यय। दृढ़ता में दृढ़ शब्द में ता प्रत्यय लगाकर दृढ़ता शब्द बनाया गया है। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हम उच्चारण करते हैं, जैसे यहां एक वर्ड लिखा है शिक्षा, तो हम बहुत बार शिक्षा कहते हैं, है ना? क्यों? तो हम सा का शा और क्षा का छा कर देते हैं। तो आज अभी हम उच्चारण करना सीखेंगे। शिक्षा, बोलिए शिक्षा। क्षमा, हम क्षा जो वर्ण है उसका उच्चारण करना सीख रहे हैं। शिक्षा, क्षमा, अक्षर, अपेक्षा। ठीक, ये हम क्षा का उच्चारण सीख रहे हैं। अब इसी के ठीक बाद हम छ, देखो हम छ और क्ष के उच्चारण में अक्सर गलती करते हैं, तो हम इच्छा को इच्छा बना देते हैं, तो शिक्षा को हम शिक्षा बना देते हैं। अब यह है इच्छा, इच्छा नहीं होता, क्या होता है? इच्छा, छत, मच्छर, तुच्छ। तो अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम शिक्षा बोलते समय शिक्षा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? और इच्छा बोलते समय इच्छा नहीं बोलेंगे। कई बार हम इच्छा, शिक्षा तो हम सही बोल लेते हैं, फिर हम इच्छा बोलते हुए इसको हम क्या कर देते हैं? इच्छा। तो यह है शिक्षा और यह है इच्छा। इनके उच्चारण के लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे कि शिक्षा, क्षमा, अक्षर, अपेक्षा, इच्छा, छत, मच्छर, तुच्छ। ये हमारी उच्चारण की प्रैक्टिस। इसकी हम एक बार फिर से, अभी जब हमारा पाठ खत्म होगा तब हम इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ प्रश्न हैं। अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वो घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं? अपने विचार लिखिए। ठीक, ये जो प्रश्न है ये इस पाठ से है, इस पाठ से प्रश्न है उस समय जब स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। अब तो बहुत सभी लड़कियां पढ़ने जाने लगी, है ना? अपने गांव की हर लड़की पढ़ने आती है। देखो मैं भी स्त्री हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, लेकिन अब भी कुछ घरों में माताएं पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये प्रश्न ये है कि अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वह घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं? तो इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसमें आप जैसे 1, 2, 3 पंक्तियां मैंने लिख दी हैं, बाकी पंक्तियां इसमें आपको ऐड करते हुए जाना है। तो ठीक, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वो घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रख सकती हैं। तो घर की माताएं अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो क्या करेंगी? सुसंस्कृत परिवेश बनाएंगे। सुसंस्कृत का मतलब घर में अच्छा, जैसे भाषा का ध्यान रखेंगी कि आप जो है बोलते समय अपनी भाषा को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत शांत बनाएं, और कभी भी ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, समाज को कोई नुकसान पहुंचे। सुसंस्कृत परिवेश जो है एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल शब्द है। सुसंस्कृत परिवेश बनाने के लिए आपको जो है भाषा पर ध्यान देना हो, जैसे आपको साफ सुथरा रहना होगा, आपको लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, आपको अपनी भाषा में गाली गलौज का जो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होगा, छोटों का से प्रेम करना, बड़ों का आदर करना। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनका जब अनुपालन किसी परिवार में होता है, किसी घर में, किसी परिवेश में, किसी वातावरण में होता है, तो उसको कहा जाता है कि ये बहुत सुसंस्कृत परिवेश है। ज्ञान के प्रति इच्छा होना, तो इस तरह से तमाम बातें, मतलब जो सुसंस्कृत परिवेश है, सुसंस्कृत परिवेश को इतना बड़ा, इतना विशाल बनाया जा सकता है कि ये नहीं कहेंगे आप कि सुसंस्कृत परिवेश बनाने के बाद
किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन की कोई गुंजाइश रह जाती है। तो अगर माता पढ़ी लिखी होगी तो वो घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रखेगी। वे बच्चों को स्वयं पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य बनाने, पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य तथा सौहार्द बनाए रखने में मदद कर सकती है। अब बच्चों, जैसे ये सुसंस्कृत परिवेश है ना, इसी सुसंस्कृत परिवेश बनाने में ये पूरा खाका आ जाता है कि जब वो पूरा परिवेश को सुसंस्कृत बनाएगी तो फिर कुछ ज़्यादा बनाने के लिए नहीं रह जाता। लेकिन आप इसमें जोड़ेंगे कि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो क्या करेगी। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें ही लिखें, इसमें आप लिखेंगे कि जैसे अगर मम्मी पढ़ी लिखी होगी तो आपको होमवर्क कराने में मदद करेगी, आपको पढ़ने में मदद करेगी, आपको कहानियों की किताब, बहुत सारी किताबें पढ़ने में मदद करेगी। आपके इस पाठ्यक्रम के अलावा बाकी दुनिया के बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे जो नॉलेज हैं उसको प्राप्त करने में भी आपकी माँ आपकी मदद करेगी। तो जो भी घर में, अगर घर में माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो घर में सुसंस्कृत वातावरण बनाएगी, और जब घर सुसंस्कृत होंगे तो समाज सुसंस्कृत होगा, समाज सुसंस्कृत होगा तो देश सुसंस्कृत होगा, और जब देश सुसंस्कृत होगा तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व सुसंस्कृत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक स्त्री के पढ़े लिखे होने से अथवा माता के पढ़े लिखे होने से पूरा विश्व सुसंस्कृत हो जाएगा। तो इसके लिए जो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, राम प्रसाद बिस्मिल की जो आत्मकथा है, उस कथा के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं, हम ये बात करना चाहते हैं, ये हम लोग आपस में बताना चाहते हैं एक दूसरे को। अभी तो मैंने आपको ये बताया, आप इस बात को समझेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और स्त्रियां कौन होती हैं? जो बच्चियां होती हैं। जैसे आप लोग जो बैठे हुए हो, तो आप बड़े होकर स्त्री बनोगे, घर आपका घर होगा। तो इस तरह से आप, मतलब लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कों को तो पढ़ना ही होता है, पढ़ते ही हैं सभी। लड़कियों को पढ़ने के लिए कम स्कूल भेजा जाता है ना, तो इसलिए लड़कियों का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब पढ़ना सबका ज़रूरी है। सबसे इसका जो ये है कि सबका पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने में, शिक्षा में या किसी भी बात में स्त्री पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, और पढ़ने में जितने भी लोग हों सबको शिक्षित होना चाहिए। ये है कुछ प्रश्न है, फटफट हम कर लेते हैं कि बिस्मिल की माँ का विवाह किस उम्र में हुआ था? मैंने बताया ही था कि बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हुआ था। बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी सहायता कैसे की थी? जैसे मेजनी की माँ ने की थी, ये हम पाठ में कर चुके हैं। बिस्मिल की माता ने धैर्य को धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। और अब आपका गृह कार्य, आपको अपना जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को पत्र पत्रिका में एकत्र करके संकलित करेंगे। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में अपने पुस्तकालय से जानकारियां एकत्र करेंगे, और इस पाठ की जिन बातों से आप प्रभावित हुए हैं उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो मुख्य बात इसकी है कि सबको शिक्षित होना है और सबको सुसंस्कृत होना है। ठीक है बच्चों? तो फिर इसके बाद जहां से हमने शुरू की थी वहीं से खत्म करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये लाइनें हैं, ये हमें जाननी चाहिए कि ये उन्होंने ही लिखी थी। और अब हम ये पाठ खत्म करते हैं। बहुत मुझे आप लोगों के साथ इस पाठ को बांटने में बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में अगले दिन हम फिर मिलते हैं।